वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित प्रियदर्शी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मेनली आपने देखा होगा चैनल पे दो मेन सेगमेंट में काम कर रहे हैं। 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दो चैप्टर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने इनिशियली बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक। याद आया आपको? जिसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में, नेचर के बारे में ओवरऑल हम लोग पढ़ चुके हैं और होपफुली आप क्वेश्चन भी बनाए होंगे और बन गया होगा, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर फ्लैजिलेशन के बारे में, फ्लैजिला ओरिएंटेशन नंबर के बारे में भी थोड़ा 1-2 मिनट बताया जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड इट्स ओरिएंटेशन। देखते हैं, अगर ये बैक्टीरिया है और इसमें फ्लैजिला नहीं है, कंडीशन इज कॉल्ड अट्रिकस, मतलब नहीं, विदाउट फ्लैजिला। ट्राइका स्टैंड फॉर हेयर और फिलामेंट। तो यहां पर फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, कंडीशन इज कॉल्ड अट्रिकस। समझा आपने? अब अगर सिंगल फ्लैजिला अपीयर होता है एक एंड पे, कंडीशन इसको मोनोट्रिकस, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। और अगर सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड पे अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फीट्रिकस। एम्फी मतलब बोथ, सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड, दैट इज कॉल्ड एम्फीट्रिकस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक कंडीशन आता है जब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, बहुत सारा फ्लैजिला एक कॉमन एक पोल पे अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड सेफलोट्रिकस। सेफलो मतलब हेड, एक पर्टिकुलर एंड पे, एक पर्टिकुलर हेड पे मल्टीपल फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला विल अपीयर, कंडीशंस कॉल सेफलोट्रिकस। समझा आपने? नेक्स्ट वन इज लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस में क्या होगा? टफ्ट ऑफ फ्लैजिला विल अपीयर एट बोथ एंड, दोनों साइड में अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड लोफोट्रिकस। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं आप, पेरिट्रिकस। पेरी मतलब ऑल अराउंड, अगर फ्लैजिलेशन बैक्टीरिया के सरफेस के चारों ओर हो, दैट इज कॉल्ड पेरिट्रिकस। तो ये रहा फ्लैजिलेशन और इसके ओरिएंटेशन के बारे में। बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके थे लास्ट लेक्चर में, और अब समय आ गया है यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करने की, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखते हैं, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस हो। सच्चा न्यूक्लियस का मतलब ये है, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, मतलब देयर वाज नो डिमार्केशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। याद आया? लेकिन यहां आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में देयर आर 2 कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट इज साइटोप्लाज्म, cytosol, and the inner compartment which is lined by nuclear membrane is called न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। मतलब देयर आर 2 कंपार्टमेंट, ये आउटर हो गया और एक इनर हो गया। दिख रहा है आपको? मतलब यूकैरियोटिक सेल इज 2 इन्वेलप सिस्टम और 2 कंपार्टमेंट सिस्टम। हाउएवर प्रोकैरियोट्स आर सिंगल इन्वेलप सिस्टम। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के और क्या क्या फीचर हैं, क्योंकि आज का लेक्चर बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग शेप साइज पढ़ते पढ़ते ही पूरा टाइम निकल जाए। आज का मेन लेक्चर है, फोकस्ड है, वो है सेल वॉल पे। यहाँ सामने लिखा है, दिख रहा है आपको। तो हम लोग एक ब्रीफ जल्दी में थोड़ा सा हम सेल के बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के, और फिर सेल वॉल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। यहाँ ध्यान देते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड, जो कि हमेशा एब्सेंट था। याद है, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स होगा क्रोमोसोम के बनने में, बट प्रोकैरियोट्स में ऑलवेज एब्सेंट होगा, पता है ना। और वहां क्या था? पॉलीअमाइंस था, ठीक है। और राइबोसोम का टाइप कौन सा होगा? एटीएस टाइप होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, प्लास्टिड एटसेट्रा, ये प्रेजेंट होगा। एटीएस राइबोसोम होगा, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होगा, वो तो होना ही है, बट साइक्लोसिस होगा। प्रोकैरियोट में साइक्लोसिस एब्सेंट था और यहां साइक्लोसिस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। तो इस मायने में यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है, क्योंकि यहां साइक्लोसिस हो रहा है, मेम्ब्रेन माउथ स्ट्रक्चर्स है, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये रहा एक बेसिक आइडिया यूकैरियोटिक सेल का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक टिपिकल सेल को देखें। टिपिकल कहने का मतलब ना ये प्लांट सेल है ना ये एनिमल सेल है, एक ओवरऑल आइडिया है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स और भी होंगे जो टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे। लेट्स कम टू सेल वॉल। सेल वॉल वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल वॉल को देखा। कहां पे? डेड
स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था। सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल गोज टू रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। सेल वॉल क्या है तो यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं है, जानते हैं हम लोग ये कहाँ कहाँ है, तो बैक्टीरिया में है, फंजाई में है, अलगी में है, प्लांट सेल के ऊपर है, लेकिन एनिमल सेल में कभी भी नहीं है। और इवन इन प्लांट इफ गैमेट्स एंड स्पोर्स आर मोटाइल देन सेल वॉल विल बी ऑलवेज एब्सेंट। सुना आपने कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन मोटाइल स्पोर्स और गैमेट्स की जहां तक बात हो जाएगी तो वहां प्लांट में भी सेल वॉल एब्सेंट होगा, एनिमल में तो एब्सेंट होगा ही। ठीक है, तो सेल वॉल की डिस्कवरी के बारे में रॉबर्ट हुक, और फिर एब्सेंस और प्रेजेंस कहां ये हम लोगों ने बात किया। फिर सेल वॉल क्या है तो ये नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ सेल है, लिविंग है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट यूनिवर्सली प्रेजेंट, ये हर सेल के ऊपर नहीं है, इसलिए नॉन यूनिवर्सल फीचर होगा। ये क्या है, लिविंग है या डेड है तो डेड है। आउटर मोस्ट है, प्रेजेंट ओवर सेल मेम्ब्रेन। बोलेंगे सर आउटर मोस्ट कैसे, ग्लाइकोकैलिक्स होगा? अरे यार होगा, लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है तो ये आउटर मोस्ट है, तो बोलेंगे आउटर मोस्ट है, डेड है, रिजिड है, प्रोटेक्टिव है, प्रेजेंट ओवर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, रिजिड होता है, आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम लोग बात करें तो सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में बात करें। डाइवर्सिटी बहुत है दुनिया में, प्लांट की अगर डाइवर्सिटी कहें, फिर अलगी की डाइवर्सिटी कहें या बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कहें, तो बहुत जगह अलग अलग बहुत वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर फाउंड। बट ओवरऑल हम लोग जनरलाइज करेंगे कि क्या टिपिकल प्लांट सेल में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, फंगल सेल में क्या होगा, समझ रहे हैं? तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नैम नैग याद है ना, नैम नैग था उसमें। तो पेप्टिडोग्लाइकन कंस्टिट्यूएंट है किसका, बैक्टीरियल सेल वॉल का। अगेन फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन और फंगल सेलोज। फंजाई में सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन और फंगल सेलोज। और अगेन काइटिन कंसिस्ट ऑफ नैग यूनिट। नैग वही एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन है, मतलब नैग इज कॉमन टू बोथ बैक्टीरियल एंड फंगल सेल वॉल। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो हम लोग आ जाते हैं अलगल सेल वॉल। अलगी में वैरायटी ऑफ अलगी हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग एम्फेसिस देंगे, ध्यान देंगे। तो अलगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकन। ग्लूकन, व्हाट इज ग्लूकन? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकन। ठीक है, तो सेलोज इज द टाइप ऑफ ग्लूकन। तो अलगी में सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकन, मैनन, गैलेक्टिन एंड वैरायटी ऑफ मिनरल्स। गैलेक्टिन मतलब पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, मैनन मतलब पॉलीमर ऑफ मैनोज, मतलब ग्लूकन है, मैनन है, गैलेक्टिन है, और वैरायटी ऑफ मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे, डिपोजिशंस होंगे, तो अलगी में हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू प्लांट सेल वॉल कंपोजिशन। ये ऐसे तो बच्चे को भी पता है, अगर किससे पूछा जाए प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन बताएं तो वो क्या बताएगा, बोलेगा प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, एकदम सही बोलेगा, लेकिन ये नॉट ओनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, अपार्ट फ्रॉम सेलुलोज देयर विल बी यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन। समझना है आपको कि सेलुलोज के साथ एक चीज तो हमेशा प्रेजेंट होगा, वो है पेक्टिन। ठीक है, तो सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल में अगर हम लोग जनरलाइज करें कि प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, तो 3 केमिकल का नाम हम लोग लेंगे मेनली। एक होगा सेलुलोज, दूसरा होगा पेक्टिन, और तीसरा हेमीसेलुलोज। समझा आपने? तो प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर फाउंड विच डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। अलग अलग सेल टाइप होगा, अलग अलग कंपोजिशन होंगे। जैसे कहीं पे लिग्निन होगा, अब भाई ट्रैकेट्स है, वेसल है, तो वहां लिग्निन है। कॉर्क सेल है तो वहां पे सुब्रीन है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स हैं और लीफ की या स्टेम के सेल्स तो क्यूटीन हो सकता है। ठीक है, एट्रोपा में या फिर इक्विजिटम में सिलिका हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ सेल्स में अलग अलग डिपोजिशंस होंगे, लेकिन मेन द प्राइम कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे, ओवरऑल कंपोजिशन को देखें तो सेल वॉल में क्या क्या पाया जा सकता है, देख सकते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं, एब्सेंट इन एनिमल सेल, मोटाइल स्पोर्स एंड मोटाइल गैमेट्स, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़े हम लोग, जैसा देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, ये बात हो चुकी है प्लांट सेल वॉल के बारे में। ठीक है, अब ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल प्लांट सेल हम लोग देख रहे हैं। तो यहां देखेंगे तो वाटर प्रेजेंट है, बिल्कुल वाटर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, और ये 30 to 60% हो सकता है। सेकंड नंबर पे सेलुलोज है, ये 20 to 40% होगा, मतलब वाटर मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद ही सेलुलोज का नंबर आएगा। कभी कभी सेलुलोज भी ज्यादा है, बट यूनिवर्सली बोलेंगे तो वाटर इज मैक्सिमम 20 to 60%, फिर 20 to 40% में सेलुलोज होगा। थर्ड नंबर पे हेमीसेलुलोज है,
5 to 15% है हेमिसेलुलोज। फोर्थ नंबर पे पेक्टिन है 2 to 8% है। उसके बाद ट्रेसेस में लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और वैरायटी ऑफ मिनरल्स हैं। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डिपोजिशंस तो कभी कभी 25% तक भी जा सकता है, देख सकते हैं लिपिड 3% तक, प्रोटीन 2% तक, और डिपोजिशंस 25% तक भी हो सकता है, 0 to 25%। तो ये ओवरऑल कंपोजिशन हम लोगों ने देखा प्लांट सेल वॉल के बारे में। आगे अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को देखें। उससे पहले लेयर्स ऑफ सेल वॉल। लेयर सेल वॉल एक, जैसे हम लोग एक अपने रूम में हैं तो रूम में वॉल से चारों ओर से घिरा है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो डेड है, रिजिड है, टफ है, प्रोटेक्टिव है, शेप प्रोवाइडिंग है, यही है सेल वॉल। तो सेल वॉल देख रहे हैं। तो लेयर्स ऑफ सेल वॉल में आगे बढ़े हैं तो क्या दिखता है, कई सारे लेयर दिखते हैं। जैसे आप देखें वॉल में आपको कोई लेयर नहीं दिख रहा, बट एग्जैक्टली है नहीं, इसमें लेयर्स हैं। बाहर का प्लास्टर होगा, फिर ब्रिक वर्क होगा, फिर अंदर का प्लास्टर होगा, तो 3 लेयर हो गया ना, आउटर प्लास्टर, ब्रिक वर्क एंड इनर प्लास्टर। उसी तरह सेल वॉल एक लेयर दिख रहा है बट इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स। तो हम लोग लेयर्स पढ़ रहे हैं अभी, तो लेयर्स में देखते हैं हम लोग। यहां फिगर को देखें तो कहां है सेल वॉल, जैसा 1 मिनट और देखते हैं हम लोग। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है प्लांट सेल, और दोनों के बीच में ये डार्क जो शेडेड ब्लू जो दिख रहा है आपको, यही सेल वॉल को डिपिक्ट किया गया है इसमें। और एक ग्रीन केमिकल, ग्रीन यहां से दिखाया गया, ग्रीन है जो 2 प्लांट सेल को कनेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं। मतलब देयर इज अ केमिकल इन बिटवीन 2 प्लांट सेल वॉल कॉल्ड मिडिल लैमेला। देखिए यहां पे फिगर को मिडिल लैमेला, मतलब मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लांट सेल। 2 प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो मिडिल लैमेला है। However, it is not the layer, but it helps in the joining of 2 plant cell। आया समझ में? तो मिडिल लैमेला लेयर नहीं है, लेकिन 2 प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है जो पकड़ के रखता है 2 प्लांट सेल को, वो कौन है? मिडिल लैमेला। यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया तो मिडिल लैमेला है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिडिल लैमेला के कंपोजिशन को ही देख लेते हैं। मिडिल लैमेला इज composed of कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। किस चीज का बना है? कैल्शियम पेक्टेट का और मैग्नीशियम पेक्टेट का। विच वन इज मोर, ये क्वेश्चन है। तो कैल्शियम पेक्टेट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला। याद रहेगा, मिडिल लैमेला का मेजर कंपोनेंट कौन है? कैल्शियम पेक्टेट है। पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, जैसे सोडियम एसिटेट हुआ क्या होता है? सॉल्ट है। उसी तरह पेक्टिनिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से जो बनता है वो है कैल्शियम पेक्टेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेक्टिनिक एसिड के रिएक्शन से जो बनेगा वो होगा मैग्नीशियम पेक्टेट। तो सेल मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट इज मेजर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। मिडिल लैमेला का काम तो सीमेंटिंग है, ये चिपका के रखता ही है, ठीक है। लेकिन जब फ्रूट राइपनिंग होती है, मतलब फल जब पक जाता है, जैसे देखते हैं मैंगो है, पक गया, ठीक है, या फिर रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जूट का आपने देखा होगा, फाइबर निकाले जाते हैं, कपड़ा, बोड़ा, ये सब बनाए जाते हैं। तो जब 2 सेल को अलग करना होगा, देन मस्ट मिडिल लैमेला शुड बी एलिमिनेटेड और रिमूव्ड, हाँ या ना? अरे 2 सेल को, प्लांट सेल को अलग करना है तो चिपका के यही रखा, तो इसको तोड़ना होगा ना। तो फ्रूट राइपनिंग के दौरान या फाइबर सेपरेशन के दौरान, दैट इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स, मिडिल लैमेला विल बी डिसॉल्व्ड यूजिंग पेक्टिनेज एंजाइम, ठीक है। पेक्टिन को तोड़ने के लिए एंजाइम होगा पेक्टिनेज। पेक्टिनोज को यूज करके मिडिल लैमेला को डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही फ्रूट राइपनिंग के दौरान ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेला के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये सीमेंटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये कहें कि ये 2 सेल वॉल साइटोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद मिडिल लैमेला बन गया और फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, लेयर का फॉर्मेशन हुआ। लेट्स कम टू लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो लेयर्स कौन सा लेयर आएगा? वो होगा प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल 1 डिग्री वॉल इमीडिएटली फॉर्म्ड आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद जो तुरंत बनेगा वो होगा प्राइमरी वॉल। यूनिवर्सली प्रेजेंट, मतलब हर प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल तो होगा ही। हो सकता है वो लेटर स्टेज में खत्म हो जाए, बट प्राइमरी वॉल तो बनना ही है। तो प्राइमरी वॉल इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, जस्ट फॉर्म्ड आफ्टर साइटोकाइनेसिस। समझा आपने? साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद ये बनता है मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल बनता है। तो प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैरेटिवली थिन होता है, समझना है। ये प्राइमरी वॉल क्या है? सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ब्लू कलर से दिखा रहे हैं प्राइमरी वॉल। ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कॉम्पैरेटिवली थिन होता है, ठीक है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलोज, पेक्टिन एंड हेमिसेलोज। खासकर इसमें क्या होते हैं? सेलोज, पेक्टिन और हेमिसेलोज, ये 3 बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा बहुत मिनरल्स भी हो सकता है, बट मैक्सिमली अगर बोले तो प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलोज, पेक्टिन एंड हेमिसेलोज, ठीक है। प्राइमरी वॉल, ऐसे तो सेल वॉल डेड है, बट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल वॉल डेड होने के बाद भी ग्रो करता है।
मतलब डेड सब्सटेंसेस में भी ग्रोथ होता है, हम लोगों ने पढ़ा ही है या जानते भी होंगे, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो ग्रोथ यहां सेल वॉल में होता है। प्राइमरी वॉल में ग्रोथ का जो मेथड है ये इंटरसेप्शन, क्या है बोलिए, इंटरसेप्शन। द ग्रोथ मेथड ऑफ प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। होता क्या है देखिए यहां पे कि प्राइमरी वॉल बन गया, ठीक है, और जब जब एक्चुअली सेल वॉल डेड है, लेकिन सेल वॉल को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, जब ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी वॉल बना और जब ग्रोथ होना शुरू हुआ तो सेल को तो एक्सपैंड करना होगा, वैक्यूलेशन होगा विथ इंक्रीज परमिबिलिटी, वाटर विल एंटर, तो सेल वॉल को तो एक्सपैंड करना होगा, तो सेल वॉल को लूज करना होगा। ये देखिए कॉम्पैक्ट है, और सेल वॉल में एक फैक्टर है, नाम है सेल लूजनिंग फैक्टर, एक्सटेंसिन एंड एक्सपेंसिन। क्या नाम है प्रोटीन का, नाम क्या है, एक्सटेंसिन एंड एक्सपेंसिन, विच हेल्प इन लूजनिंग ऑफ सेल वॉल। ये देखिए कॉम्पैक्ट है, सेल वॉल बन चुका है, ठीक है, ठीक है, इसको ग्रो कराना है, तो अब ये लूज होगा तो देखिए यहां पे थोड़े थोड़े पोर्स बन रहे हैं ना, ठीक है। तो सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर की वजह से जब सेल वॉल एक्सपैंड होगा, देन पोर्स विल अपीयर and it will be deposited by fine grains. This method is called intersusception. समझा आपने intersusception क्या है? ये दोनों में होगा, प्राइमरी सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी वॉल में होगा इंटरससेप्शन, मतलब ग्रोथ तो दोनों में होगा, तो कैसे होगा बताइए, इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स इज कॉल्ड इंटरससेप्शन। समझा आपने? और ये क्यों हुआ, जब ग्रोथ होगा तो सेल वॉल थोड़ा सा लूज होगा। सेल वॉल लूज करने के लिए कौन होगा, सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर्स होंगे, एक्सटेंसिन एक्सपेंसिन प्रोटीन होंगे, जिससे देखिए ये पोर टाइप का फॉर्मेशन होता जा रहा है, तो इसी में डिपॉजिट होगा सेलोज, पेक्टिन और ये सारा कुछ इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। तो ये हो गया प्राइमरी वॉल के बारे में। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी वॉल, आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी वॉल। यहां देखते हैं सेकेंडरी वॉल को, प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं है, ये लेटर फॉर्म्ड है। प्राइमरी वॉल पहले बनेगा, सेकेंडरी वॉल बाद में बनेगा, ऑब्वियस हो गया। और सेकेंडरी वॉल में भी 3 लेयर, मैक्सिमम इसमें 3 लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो लेयर है जो जस्ट आफ्टर प्राइमरी वॉल होगा वो होगा S1, उसके बाद S2 एंड द इनर मोस्ट लेयर विल बी S3। तो 3 लेयर हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर होंगे, S1, S2 और S3, ठीक है। तो ये लेटर बनेगा, थिक होगा, कॉम्पैरेटिवली टफ होगा, रिजिड होगा, किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के कंपैरिजन में। और इसमें सेलोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट point to be noted. Cellulose concentration is more in secondary wall than primary wall. Important होगा, ध्यान रखेंगे, cellulose concentration more होता है secondary wall में than primary wall. It is later form, it is inner to primary wall, but composition और cellulose composition is more in it. आया समझ में? ठीक है, और उसमें 3 layers हो सकते हैं, S1, S2 और S3। आगे बढ़े, सेकेंडरी वॉल में अपार्ट फ्रॉम सेलोज, पेक्टिन, हेमिसेलोज, अदर सेकेंडरी डिपोजिशंस में अपीयर। सेकेंडरी डिपोजिशन जो बाद में होता है, जैसे लिग्निन है, सेल टाइप पे बताया, सुबरीन है, क्यूटीन है, सिलिका है, डिफरेंट टाइप पे मिनरल है, ये सब लेटर होता है, सेकेंडरी वॉल में ही होता है। प्राइमरी वॉल में ये सब यूजुअली एब्सेंट होते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल रिजिड होगा और इसमें सेकेंडरी डिपोजिशंस भी आएंगे। लास्ट पॉइंट सेकेंडरी वॉल का देखें तो ग्रोथ मेथड ऑफ सेकेंडरी वॉल इज कॉल्ड एक्रीशन और एपोजिशन। क्या कहलाएगा, एक्रीशन और एपोजिशन। तो यहां भी जब लूजनिंग होगा तो प्लेट्स के फॉर्म में, ऐसे समझें आप, ऐसे समझें कि ये वॉल है और इसमें लिग्निन, सुबरीन फॉर्मेशन हो रहा है और ये प्लेट के फॉर्म में डिपोजिशन हो रहा है। मतलब ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट इज कॉल्ड एक्रीशन और एपोजिशन। समझा आपने, एक्रीशन एपोजिशन। सेकेंडरी वॉल का ग्रोथ कौन से मेथड से होता है, एक्रीशन और एपोजिशन। मतलब ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, और प्राइमरी वॉल होता था इंटरसेप्शन बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्स। याद आया? तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरसेप्शन और एक्रीशन में, ठीक है। सेकेंडरी वॉल में एक्रीशन एपोजिशन, प्राइमरी वॉल में इंटरसेप्शन। प्राइमरी वॉल थिन, सेकेंडरी वॉल थिक। प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर, सेकेंडरी वॉल में भी 3 लेयर्ड। प्राइमरी वॉल यूनिवर्सली प्रेजेंट, सेकेंडरी वॉल नॉट यूनिवर्सली प्रेजेंट। प्राइमरी वॉल में क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वीक हो सकता है, बट सेकेंडरी वॉल विल परसिस्ट, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सेकेंडरी डिपोजिशंस आर फाउंड इन सेकेंडरी वॉल ओनली, ठीक है। और सेलोज कंसंट्रेशन इज मोर इन सेकेंडरी वॉल देन
प्राइमरी वॉल। तो ये सारी बातें हुई है, लिग्निन सुब्रीन भी सेकेंडरी वॉल में होगा और टर्शियरी वॉल भी होता है लेयर में, लेकिन टर्शियरी वॉल रेयर है, ये सिर्फ जाइलम ट्रैकिड्स में दिखता है और जाइलम ट्रैकिड्स में होता है टर्शियरी वॉल। यहाँ पे नहीं दिखाया, देखिए आप यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी वॉल दिखाया है, मिडिल लैमेला दिखाया, सेकेंडरी वॉल दिखाया, टर्शियरी वॉल नहीं दिखाया बिकॉज इट इज रेयर, इट इज फाउंड ओनली फाउंड इन जाइलम ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड कंपोज्ड ऑफ जाइलम्स एंड मैनन्स, मतलब सेलुलोज इसमें एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, टर्शियरी वॉल में सेलुलोज एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या है कंपोजिशन, जाइलन और मैनन का, पॉलीमर ऑफ जाइलोज और पॉलीमर ऑफ मैनोज का। तो ये बातें हो गई सेकेंडरी वॉल टर्शियरी वॉल के बारे में, ये हो गए लेयर्स ऑफ सेल वॉल। हैव अ लुक। Primary wall, outermost, first form, inner to middle lamella, present in all plant cell, single, thin, single layered, grow by the method of intersusception in the form of fine grains, already done. Cell wall loosening protein है, expansion extensions, ये फिगर देख सकते हैं आप, S1, S2, S3, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये LS है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंडरी वॉल पढ़ चुके हैं, देख लें एक बार आप। इनर टू प्राइमरी वॉल लेटर फॉर्म्ड, एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, हाँ शायद ये नहीं बोला मैंने, हाँ सेकेंडरी वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, क्योंकि ये ग्रोइंग सेल हैं, डिवाइडिंग सेल हैं, है ना, फास्ट डिवाइडिंग सेल है, तो इनमें और मेरिस्टेमेटिक सेल में इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा नॉन डिवाइडिंग सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, तो वो होगा पेरेन्काइमा। तो सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड पेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। चलिए, मे बी 3 लेयर्ड बोल चुके, मोर सेलुलोज देन प्राइमरी वॉल, एडिशनली सुब्रीन लिग्निन बोल चुके, टर्शियरी वॉल ये एब्सेंट है, मिडिल लैमेला बोल चुके, सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन 2 प्लांट सेल, फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर आफ्टर साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, मे बी इंटरप्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, अभी बात करेंगे, गेट डिसॉल्व ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग एंड फाइबर ड्यू टू एक्शन ऑफ पेक्टिनेज। अब आ रहे हैं हम लोग कहां, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। चलिए ठीक है, तो यहां तक होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेल वॉल में कितने लेयर है और इनका क्या फंक्शन है ये। अब आगे हम लोग देख रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। चलिए, लेट्स कम टू अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब ये आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, सर अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, लेयर्स तो पढ़ लिया, तो अब क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अरे यार, वो लेयर है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लेयर भी दिख सकता हाई पावर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो एक अलग पिक्चर आता है सेल वॉल का। ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, ऐसे तो अगर हम लोग देखें, जैसे बताया था अभी, वॉल है, तो वॉल है तो प्लास्टर दिख रहा है अंदर बाहर और बीच में ब्रिक वर्क। प्लास्टर जो सीमेंट दिख रहा है उसमें भी तो इंग्रेडिएंट हैं, है ना। उसी तरह आप ये समझिए कि ये सेल वॉल है, ये हमने बनाया सेल वॉल, ये एक लेयर है, थिक लेयर है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया था, 20 to 60% क्या है, वाटर है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कब देखते हैं, आफ्टर मैसेरेशन, अल्कोहलिक डिसोल्यूशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो क्या दिखा, 3 मेन कंपोनेंट दिखे सेल वॉल में। एक हुआ, पहला नंबर पे आ गया वाटर या मैट्रिक्स, ये बोलिए, ये पहला कंपोनेंट हो गया, आप देखिए ये पहला कंपोनेंट हो गया मैट्रिक्स। तो भाई मैट्रिक्स क्या होगा, अरे पानी होगा, एंजाइम होगा, डिसॉल्व मिनरल्स होंगे, ये सब मिलकर क्या बनेगा, मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज मैट्रिक्स। दिखा आपको, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट दिखते हैं। सबसे पहला है मैट्रिक्स, ये सोल्यूशन है, वाटर है, मिनरल है, वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सारा कुछ मिलकर क्या बनाता है, मैट्रिक्स। दूसरा जो हमेशा हम लोग बोलते जा रहे हैं कि सेलोज कंपोज्ड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलोज। व्हाट इज सेलोज, सेलोज इज, पता है आपको, ये होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेकेराइड है, कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे सेलोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बीटा ग्लूकोज पढ़ेंगे हम लोग बायोमॉलिक्यूल में, पढ़ा होगा आपने, एक बीटा मॉलिक्यूल दूसरे से ज्वाइन करता है, तीसरे से ज्वाइन करता है बीटा 1 लिंकेज से, और इस तरह से देखिए तो ये एक सेलुलोज का चेन बन गया, सेलुलोसिक फाइबर बन गया। इसी को क्या बोलेंगे, बोले तो सेलुलोसिक फाइबर। समझा आपने, ये क्या सेलुलोसिक फाइबर, सेल वॉल में डालेंगे, बताएंगे अभी कहाँ है। तो सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या दिखा आपको, मैट्रिक्स दिखा जो सॉल्यूशन है, और दूसरा माइक्रो और मैक्रोफाइब्रल। माइक्रो मतलब पतला, मैक्रो मतलब मोटा, माइक्रो एंड मैक्रोफाइब्रल। देखते हैं, तो ये देखिए, तो एक बीटा ग्लूकोज, दूसरे शिमला, तीसरे शिमला, और इस ढेर सारा मिलकर एक बन गया सेलुलोसिक फाइबर। इसी तरह 1 2 3 4 ढेर सारा मिलकर ये क्या बन गया, बताइए ये क्या बना, सेलुलोसिक फाइबर।
इसी तरह ढेर सारे बनेंगे। तो ये सब समझना है आपको कि ये सेलुलोसिक फाइबर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो है माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल। देखते हैं, यहां देखिए तो ये एक हो गया सेलुलोसिक फाइबर, ठीक है। अप टू 100 सेलुलोसिक फाइबर जब मिलते हैं, सोचिए जैसा अभी दिखा रहे थे आपको, तो एक थिक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड माइसीली। डोंट बी कंफ्यूज विद द माइसीली ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां की माइसीली की बात नहीं हो रही है, ये माइसीली सेलुलोसिक फाइबर के असेंबलेज को बोल रहे हैं। क्या 20 to 100 अप टू 100 सेलुलोसिक फाइबर्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म माइसीली। समझा आपने? ठीक है। अब ऐसे ऐसे थोड़ा थिक हो गया होगा, ठीक। अब ये माइसीली कितने माइसीली, तो अप्रॉक्स 20, जो बुक मेंशन करते हैं 20 माइसीली असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अनदर थिक थ्रेड, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल। क्या बन जाएगा बताइए? माइक्रोफाइब्रिल। क्लियर है? और ऐसे ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल्स assemble together to form a thick cellulosic strand बनेगा ना। पहले एक था, एक से 100 हुआ, 100 मिलकर बना माइसीली, वैसे वैसे 20 माइसीली मिलकर और थोड़े थिक हो गए, ये बन गया माइक्रोफाइब्रिल। और माइक्रोफाइब्रिल कितने? लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर बनाते हैं मैक्रोफाइब्रिल। क्या बनाते हैं? मैक्रोफाइब्रिल। तो ये देखिए, ये था और यहाँ पे और थिक हो गया मैक्रोफाइब्रिल। समझ रहे हैं? ये सेलुलोसिक फाइबर था, ये सेलुलोसिक फाइबर था, ये सेलुलोसिक फाइबर मिलकर क्या बन गया बोलिए? माइसीली बन गया। माइसीली से क्या बन गया बोलिए? माइक्रोफाइब्रिल बन गए। और माइक्रोफाइब्रिल से क्या बन गया बताइए? क्या बन गया? मैक्रोफाइब्रिल है। तो ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वॉल इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं ना? तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखिए तो यही सेलुलोसिक फाइबर है। ये देखिए, ये रहा ढेर सारा कितना ढेर सारा बंडल है। और बंडल ये मिलकर ये बनाता है माइक्रो एंड मैक्रोफाइब्रिल। वो सेल वॉल के थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि इसमें माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। तो ये देखिए मैंने बना दिया। ये क्या बना रहे हैं बताइए? ये बना रहे हैं सेलुलोसिक फाइबर से बना हुआ दूसरा कंपोनेंट। ये है बोलिए माइक्रो और मैक्रोफाइब्रिल। होपफुली 100% आप समझ पाए होंगे। ठीक है। सेल वॉल में थर्ड कंपोनेंट अगर देखेंगे तो डिपोजिशंस, मतलब ये तो दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हो गए, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में एक हुआ मैट्रिक्स, दूसरा माइक्रो और मैक्रोफाइब्रिल, एंड थर्ड वन इज डिपोजिशन। देखिए तो यहां पे क्या दिख रहा है? जगह जगह पे अलग अलग टाइप, मैंने एक ही मार्कर से बना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं एक ही टाइप के हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स और केमिकल्स विल अपीयर इन द सेल वॉल एज, इनको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? इनको बोलेंगे डिपोजिशंस। ठीक है। तो यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। लेयर में नहीं, लेयर तो ठीक है सुपरफिशियल दिखता है, बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो उसके अंदर पानी भरा होता है, थिक फाइब्रिल्स होते हैं और जगह जगह डिपोजिशंस होते हैं। ये रहा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और अब थोड़ा सा हम लोग पहले डिपोजिशंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशंस देखिए एक्चुअली ये तो बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के डिपोजिशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करें डिपोजिशंस में तो हेमिसेलुलोज भी है। ठीक है। हेमिसेलुलोज है, ये बेसिकली आर्बिनोज है, इसमें जाइलोज है। ठीक है। आर्बिनोज, जाइलोज और सेल और क्या बोलेंगे डिफरेंट टाइप के गैलेक्टोज भी हैं, मतलब गैलेक्टन्स है। तो गैलेक्टन्स सुना आपने, गैलेक्टन्स, जाइलेंस, मैनन्स असेंबल टू फॉर्म हेमिसेलुलोज। क्लियर है? तो हेमिसेलुलोज का कंपोजिशन ये हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट हुआ। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं पेक्टिन की। पेक्टिन भी कभी कभी डिपोजिशन के फॉर्म में होता है। पेक्टिन ऐसे तो मिडिल लैमेला में भी है। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो पेक्टिन और पेक्टिनिक एसिड बेसिकली क्या है? ये पॉलीगैलेक्टुरोनिक एसिड है। क्या है ये? पॉलीगैलेक्टुरोनिक एसिड है।
मतलब ये भी पॉलीसेक्राइड है पेक्टिन, पॉलीगैलेक्टोरोनिक, गैलेक्टोज समझते हैं, गैलेक्टोज और से एसोसिएटेड एसिड हैं तो उसका पॉलीमर कहलाता पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बस ये नाम को आपके लेवल पे +2 लेवल पे या नीट या किसी मेडिकल एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बहुत है, मोर देन एनफ है कि व्हाट इज पेक्टिन। पेक्टिन इज पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोरोनिक एसिड। व्हाट इज हेमिसोलूर? इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज, जाइलोज, गैलेक्टोज। समझा आपने? ठीक है, अलग अलग लिखते हैं। लेट्स कम टू सुब्रीन। सुब्रीन के बारे में आपने सुना होगा या आगे फिर पढ़ेंगे। सुब्रीन एक फैटी वैक्सी सब्सटेंस है, लिपिड ओरिजिन का है, और ये जब सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है तो सेल वॉल बिकम इम्परवियस टू वाटर, वाटर का आना जाना बंद हो जाता है। कहाँ होता है सुब्रीन? आपको पता है सुब्रीन एक है कैस्पीरियन स्ट्रिप में, पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा है कॉर्क सेल में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वेयर सुब्रीन इज फाउंड। तो फर्स्ट वन इज कॉर्क सेल एंड सेकंड इज कैस्पीरियन स्ट्रिप दैट इज इन रूट एंडोडर्मिस। वी विल डिस्कस, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी सुनिए। तो सुब्रीन है, सुब्रीन फैटी सब्सटेंस है, ईस्टर कंपाउंड है, ईस्टर है, और ये किस चीज का ईस्टर है? तो फेनोलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल का, मतलब इट इज द ईस्टर ऑफ फेनोलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। सुना आपने? नॉर्मल फैट क्या होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं, ये फेनोलिक एसिड और ग्लिसरॉल का ईस्टर है सुब्रीन, ठीक है, विच इज इम्परवियस टू वाटर। आगे बढ़ते हैं क्यूटीन के बारे में। तो क्यूटीन भी, क्यूटीन हर जगह नहीं है, क्यूटीन क्यूटिकल समझ रहे हैं, लीफ पे है, स्टेम पे है, रूट पे ऑलवेज एब्सेंट है। और इफ सुब्रीन एंड क्यूटीन आर फाउंड, बोथ आर फाउंड, देन दे विल रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट। इज इट क्लियर? ट्रांसपिरेशन रेट घटाएगा। क्यूटीन भी इम्परवियस टू वाटर है, वाटर की परमिटिविटी को रोकेगा, ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, कमाएगा, ठीक है। तो क्यूटीन क्या? अगेन इट इज द ईस्टर कंपाउंड फैटी वैक्सी सब्सटेंस and it is the ester compound formed by the esterification of hydroxy fatty acid. Hydroxy fatty acid, normal fatty acid नहीं है, ये hydroxy fatty acid है, and alcohol other than glycerol. सुना आपने? alcohol other than glycerol। तो ये कंपोजिशन हो गया आपको सुब्रीन क्यूटीन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन लिखता है बुक टू बुक में, काफ़ी कंफ्यूजन आपको पढ़ने पे दिखेगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। लिग्निन इज नॉट हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। कुछ बुक लिखते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, लेकिन ये गलत है, स्टैंडर्ड बुक नहीं लिखते हैं, बिकॉज इट इज द अल्कोहलिक पॉलीमर। ये क्या है? अल्कोहलिक पॉलीमर है, 3 डिफरेंट अल्कोहल से मिलकर बनता है ये लिग्निन, जो कॉमन है स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स में, जाइलम वेसल में, ट्रैकीड्स में, इन सब जगह पे लिग्निन दिखता है। ये इम्परवियस टू वाटर नहीं है, लेकिन हाँ थिकनिंग हो। अब सिंपल सोचिए ना कि अगर किसी चीज का जो परमेबल भी हो, लेकिन अगर थिकनिंग और लेयरिंग बहुत मोटी हो जाएगी तो वाटर का आना जाना रुक ही जाना है। तो लिग्निन थिकनेस की वजह से वाटर आने जाने को रोकता, ना कि उसका अपना नेचर है। वो अल्कोहलिक कंपाउंड है, इट इज द पॉलीमेरिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ अल्कोहल। एक है कॉमराइल अल्कोहल, सेकेंड वन इज कोनिफेराइल अल्कोहल, एंड थर्ड इज साइरिंजाइल और सिनेपाइल अल्कोहल। समझा आपने? तो लिग्निन के इट इज अल्कोहलिक कंपाउंड composed of 3 different type of alcohol। क्या क्या बोला? कॉमराइल अल्कोहल, कोनिफेराइल अल्कोहल एंड सिनेपाइल, और इसी का एक नाम है सेरेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो लिग्निन कहाँ होता है ये बता दिया, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग डिपोजिशंस के बारे में बात की। इसके अलावा सिलिका भी होता है, जैसे एट्रोपा में होता है, जैसे इक्विजिटम में होता है, इन सब जगह पे सिलिका डिपोजिशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आपको फाइकस में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपको और कहाँ बोल रहे थे, कारा अलगी पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वैरायटी ऑफ अलग अलग चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट सेल में अलग अलग तरह के मिनरल भी दिखते हैं। तो ये हम लोग डिपोजिशन ग्रुप में और हेडिंग के अंडर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अल्ट्रास्ट्रक्चर मोरलेस कंप्लीट हो चुका है। लेट्स कम टू द सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्या है बताइए? सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। चलिए देखते हैं सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को, जिसमें सबसे पहले पिट्स। पिट्स के बारे में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पिट्स है क्या। तो ये समझना है कि जहाँ सेकेंडरी वॉल है वहीं पिट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये साफ हो गया कि जहाँ प्राइमरी वॉल है वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है, जैसे मेरिस्टेम में और पेरेन्काइमा में तो ये कभी भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बहुत रिमार्केबल है, पिट का फॉर्मेशन वहीं होता है जहाँ लिग्निन होता है। तो फिर सेल टाइप भी डिफाइंड हो गए। आया समझ में कि पिट का फॉर्मेशन हर जगह नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। जहाँ सेकेंडरी वॉल है वहीं पिट है, पहला नंबर। दूसरा, जहाँ लिग्निन है वहीं पिट है। आया समझ में? अब ये पिट है क्या?
द एरिया और पोर और डिप्रेशन वेयर सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट इज कॉल्ड पिट। सिंपली समझिए कि प्राइमरी वॉल के बाद जो अंदर का लेयर है वो सेकेंडरी वॉल है, और जिस जगह पे वो सेकेंडरी वॉल एब्सेंट हो जाता है, एक वहां पे डिप्रेशन या एक अपर्चर टाइप फॉर्मेशन होता है, उसी एरिया का नाम होता है पिट। देखते हैं यहां देखिए तो ये मिडिल लैमेला है, दो सेल को जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल है, उसके बाद प्राइमरी वॉल है, और ये रहा सेकेंडरी वॉल। ये देखिए ब्लू लाइन से हम लोगों ने ब्लू कलर से दिखाया है प्राइमरी वॉल को जो कंटिन्यूअस जा रहा है, और प्राइमरी वॉल इज फुली परमेबल। प्राइमरी वॉल में तो कभी भी लिग्निन सुब्रीन होने का सवाल ही नहीं उठता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। दूसरी बात, मिडिल लैमेला से भी पानी के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत तो लिग्निन के होने से और सुब्रीन के होने से ही है, मतलब सेकेंडरी वॉल से ही है। और सेकेंडरी वॉल जहां पे डिसकंटिन्यू हो जाता है वही एरिया कहलाता है पिट। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ब्लैक वाला सेकेंडरी वॉल आ रहा है, यहां पे डिसकंटिन्यू हो गया, ये हो गया पिट। अब ये सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट, ये दो मेन टाइप है। देख रहे हैं इन सिंपल पिट ये जो आप अपर्चर देख रहे हैं, अपर्चर एक कैनाल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका नाम पिट कैनाल होगा। ओपनिंग को पिट अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। दोनों सेल के पिट को कलेक्टिवली बोलेंगे तो पिट पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिट पेयर। आया समझ में? पिट कैनाल ल्यूमेन हो गया, पिट अपर्चर ओपनिंग हो गया, दो पिट को कलेक्टिवली बोलेंगे तो पिट पेयर बोलेंगे, ठीक है। और बीच में जो प्राइमरी वॉल जहां एग्जिस्ट कर रहा है वो पिट मेम्ब्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिट मेम्ब्रेन। आया समझ में? वो क्या कहलाएगा? पिट मेम्ब्रेन, विच गेट डिसॉल्व आफ्टर सम टाइम। मैच्योरेशन में जब पिट का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी वॉल उसके बाद खत्म हो जाता है। आया समझ में? तो ये हो गया। और तो सिंपल पिट क्या है? व्हेन डायमीटर ऑफ पिट कैनाल इज होमोजेनस देन इट इज कॉल्ड सिंपल पिट। आया समझ में? और यहां देखिए बॉर्डर्ड पिट, व्हेन डायमीटर ऑफ पिट कैनाल इज हेटेरोजीनस, मतलब नॉट यूनिफॉर्म। दिख रहा है पहले वाले में सिंपल पिट में यूनिफॉर्म कैनाल दिख रहा है, और बॉर्डर्ड पिट में यूनिफॉर्म नहीं है, ये फ्लास्क शेप्ड है, और अंदर से बाहर की ओर, ये अंदर है, सेल इधर है, अंदर से बाहर की ओर डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा है ना? अंदर से बाहर की ओर डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर्ड पिट। तो बॉर्डर्ड पिट में पिट कैनाल का डायमीटर होमोजेनस नहीं होगा, सिंपल पिट में होमोजेनस होगा। और कभी कभी समझना है कि ये प्राइमरी वॉल डिसॉल्व नहीं होता है और उसमें सुब्रीन का डिपोजिशन रेयर है, इसको भूल ही जाना, सुन लो भूल जाना, लेकिन बॉर्डर्ड पिट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कभी कभी प्राइमरी वॉल में जब सुब्रीन का डिपोजिशन हो जाता है तो सिंपल पिट या बॉर्डर्ड पिट टोरस के नाम से भी जाने जा सकते हैं। क्या बोलेंगे? टोरस। यूजुअली इट ऑकर इन केस ऑफ बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है? बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। सिंपल पिट समझा आपने, पिट कैनाल होमोजेनस यूनिफॉर्म डायमीटर, सिंपल पिट भूल जाओ, हो गया। बॉर्डर्ड पिट, पिट कैनाल इज नॉट यूनिफॉर्म, फ्लास्क शेप्ड होगा, ये बॉर्डर्ड पिट भूल जाओ। थर्ड है टोरस। व्हेनेवर, कभी भी हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, व्हेनेवर सुब्रीन गेट डिपोजिटेड इन पिट देन इट इज कॉल्ड टोरस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिट के बारे में बात किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डेरिवेटिव एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है सेल वॉल से वो है ये देखिए, पिट कैविटी, पिट पोर, मिडिल लैमेला, पिट मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ठीक है। पिट मेम्ब्रेन दिख गया, मिडिल लैमेला दिख गया, पिट मेम्ब्रेन। प्राइमरी वॉल को पिट मेम्ब्रेन कहा गया है, बताया मैंने। अब प्लाज्मोडेस्माटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव टू प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में ही होगा। इसका कॉम्परेबल स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल में होता है उसको बोलते हैं गैप जंक्शन, पढ़ा होगा आपने कनेक्शन, चलिए ठीक है, एनिमल सेल में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा एक लिविंग स्ट्रक्चर माना जाता है, जबकि सेल वॉल डेड है, इससे एसोसिएटेड है, तो बोलेंगे इट इज द लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डेड सेल वॉल। क्लियर? पहला लाइन क्वेश्चन होगा। दूसरा, इट इज डेराइव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जानते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है? ईआर है। तो ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, तो किससे डेराइव होगा? तो ईआर से होगा, ठीक है। लिविंग स्ट्रक्चर है, ईआर से डेराइव्ड हो रहा है, और सिर्फ प्लांट सेल में। क्लियर है? अब ये फिगर को देखते हैं। यहां देखिए तो यहाँ पे ग्रीन कलर से मिडिल लैमेला है, उसके बाद सेल वॉल है, ब्लू प्राइमरी सेकेंडरी नहीं दिखाया है, सेल वॉल दिखाया है। सेल वॉल के बाद रेड कलर से सेल मेम्ब्रेन दिखाया है। दिखा आपको? क्या दिख रहा है? सेल मेम्ब्रेन ही उस पूरे जो एरिया है, जो पोर फॉर्मेशन हो रहा है, उस पूरे पोर को लाइन अप कर रहा है। कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? जैसे स्टोमाटा कोई स्ट्रक्चर नहीं, स्टोमाटा इज द पोर, उसी तरह प्लाज्मोडेस्माटा एग्जैक्टली कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा इज द पोर lined by cell membrane। यहां देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा इज द पोर बिटवीन टू प्लांट सेल लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये दिख रहा है रेड वाला, लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब समझे आप?
और इसके थ्रू मॉलिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, और टू कंडक्ट इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट देयर इज स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम ईआर दैट इज डेस्मोट्यूब्यूल। यहां दिखा रहे हैं ब्लैक कलर से, ये ट्यूब लाइक, इधर भी ईआर एक्सटेंशन है, ईआर है इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वहीं से एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंसेस का आना जाना होगा इन बिटवीन टू प्लांट सेल, दैट इज कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल। होपफुली आप 100% समझ पाए होंगे प्लाज्मोडेस्माटा को। क्लियर है, समझा आपने? प्लाज्मोडेस्माटा इज द पोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन बिटवीन टू प्लांट सेल लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन डिराइव्ड बाय ईआर। ठीक है, हैविंग डेस्मोट्यूब्यूल, इट इज द लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन टू प्लांट सेल। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। थर्ड जो है वो है इंटरसेलुलर स्पेसेस। सुनते हैं ये क्या है इंटरसेलुलर स्पेसेस, जरा इसके बारे में बात करें थोड़ा सा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई यंग सेल का फॉर्मेशन, मेरिस्टेम्स और कॉम्पैक्ट सेल, यहां ध्यान दीजिए, मेरिस्टेम्स और कॉम्पैक्ट सेल, यंग सेल्स जब होते हैं तो वो कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। हमेशा यंग सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, कॉम्पैक्ट सेल है। लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होते हैं देयर विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इस इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन प्लांट में सेल वॉल से ही होता है। समझ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन भी सेल वॉल से होता है, इसलिए हम लोग इसको यहां पढ़ रहे हैं। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, या देयर आर 3 मेथड्स बाय विच इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, ये सेल वॉल बना रहे हैं, कॉम्पैक्ट है, दिख रहा है सब? बिल्कुल भी जगह नहीं। सबसे पहले है सीजोजीनस कैविटी, या आपने सीजोसील पढ़ा होगा, सिलोम के बारे में। जब मेसोडोम स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर एक पॉकेट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड सीजोसील। उसी तरह यहां देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच का मिडिल लैमेला सिर्फ डिसॉल्व, सेल वॉल नहीं, मिडिल लैमेला सिर्फ डिसॉल्व होने से अ कैविटी विल अपीयर इन बिटवीन टू प्लांट सेल इज कॉल्ड लाइसीजीनस कैविटी। क्या बोलेंगे? लाइसीजीनस कैविटी। कैसे होगा? सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। लाइसीजीनस कैविटी के बनने में मिडिल लैमेला और सेल वॉल पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइसीजीनस कैविटी। समझा आपने? व्हाट इज लाइसीजीनस कैविटी? कैविटी फॉर्म बाय लाइसिस ऑफ एंटायर सेल वॉल और इवन sometimes by destruction of cell, that cavity is called lysigenous cavity. lysis से बना हुआ cavity lysigenous है, तो ये वाला lysigenous हो गया। Let's come to सीजोजीनस। सीजोजीनस क्या है समझना है कि सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, समझना है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, सेल वॉल जैसा था वैसा ही है, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिडिल लैमेला देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ सेल वॉल। हाँ या ना? समझा आपने? मिडिल लैमेला के जो सीमेंटिंग मटेरियल उसके डिसॉल्व सिर्फ होने से जब सेल वॉल दोनों अलग हो जाएंगे तो एक स्पेस बनेगा, दैट इज कॉल्ड सीजोजीनस कैविटी। कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेल वॉल। आया समझ में? सेल वॉल स्प्लिट कर गए, सेल वॉल अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग है? मिडिल लैमेला खत्म हो गया। लाइसीजीनस में पूरा सेल वॉल खत्म हो गया, सीजोजीनस में सिर्फ मिडिल लैमेला खत्म हुआ जिससे सेल वॉल स्प्लिट हो गए, और स्प्लिटिंग से बना हुआ कैविटी कहलाएगा सीजोजीनस कैविटी। समझा आपने? ठीक है। और व्हेन कैविटी इज फॉर्म्ड बाय बोथ मेथड्स, कई बार दोनों मेथड से होता है, दैट इज कॉल्ड सीजोलाइसीजीनस कैविटी। क्या बोलेंगे? सीजोलाइसीजीनस कैविटी। सो वी कैन से देयर आर 3 मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इन प्लांट्स: सीजोजीनस मेथड, लाइसीजीनस मेथड एंड सीजोलाइसीजीनस मेथड। कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं जो क्वेश्चंस होता है, सुनते हैं। सीजोजीनस कैविटी जो है, ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो पूछा जाता है वो पाइनस का रेजिन कैनाल है। याद रखना, पाइनस का रेजिन कैनाल इज एन एग्जांपल ऑफ सीजोजीनस कैविटी। ठीक है। लाइसीजीनस कैविटी कहां है? तो प्लांट में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, जैसे अगर साइट्रस फ्रूट के स्किन और रिंड को देखें तो उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो ऑयल ग्लैंड्स मोस्टली क्या होते हैं? लाइसीजीनस ओरिजिन के होते हैं। और सीजोलाइसीजीनस मतलब कैविटी फॉर्म बाय बोथ लाइसिस एंड splitting is common in मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में जो पोर्स बनते हैं, पढ़ेंगे वहां वाटर कैनाल्स बनेंगे, वो हमेशा कैसे बनेगा? सीजोलाइसीजीनस मेथड से बनेगा। आया समझ में? ये तीन हम लोगों ने पढ़ा, और लास्ट फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आ गए हैं, कंक्लूडिंग पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ऐसे तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन तभी फिर थोड़ा बहुत हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं तो डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सबसे पहले ये शेप दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है इन्वेडर से, बैक्टीरिया से, वायरस से एंट्री करने में रोक रहा है, शेप दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है।
फिर क्या, टारगेट प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर रहा है, पानी भरने पे ये सेल को फटने नहीं दे रहा है, तो इट अप्लाइज इट काउंटर बैलेंस टारगेट प्रेशर एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इट एक्ट एज एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या है, पढ़ेंगे हम लोग। एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे, दो तरह का वाटर मूवमेंट होगा। तो जब सिर्फ सेल वॉल के थ्रू वाटर जाएगा, क्योंकि सेलुलोज तो वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है ना, तो सेल वॉल जब एब्जॉर्ब करके पानी को ले जाने में हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक। और लेटर हम लोग पढ़ेंगे क्या है। तो सेल वॉल खुद क्या है, सेल वॉल पानी को सोख कर आगे बढ़ाने में, ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो इट एक्ट एज एपोप्लास्ट। समझा आपने एपोप्लास्ट क्या है। उसके बाद अगर क्यूटीन सुबरीन डिपोजिशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, आ गया समझ में। और प्लाज्मोडेस्माटा इन स्पिट्स की वजह से इट हेल्प्स इन मॉलिकुलर मूवमेंट। तो दीज आर मेजर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। शेप सपोर्ट प्रोटेक्शन दे रहा है इन्वेडर से और कोई भी पैथोजन के एंट्री से, फिर फटने से, ठीक है, इंजुरी से, मैकेनिकल इंजुरी से, फिर फंक्शन एज एपोप्लास्ट में रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, फिर काउंटर बैलेंस टारगेट प्रेशर एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ओवरऑल हम लोग सेल वॉल स्ट्रक्चर पढ़ चुके, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। मज़ा आया ना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग भी है। होपफुली आप इंजॉय किए होंगे सेल वॉल स्ट्रक्चर को। और तो ये हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल में तो एंटर कर गए हम लोग, सेल वॉल पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, है ना। वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम लोग कंक्लूड करते हैं। और अच्छे से पढ़िए आप, मेहनत कीजिए और एक डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे ये इतना काम मुझे ख़त्म कर लेना है 2 दिन में, 4 दिन में, जो भी आपका टास्क है उसका जो डेडलाइन आप डिफाइन करते हैं उस डेट पे, उस टाइम पे उसको ख़त्म करें। एक डिटर्मिनेशन के साथ काम करें, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।